हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम लोग जो है सो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। क्या होता है नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा, समझ में आएगा पूरा। और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यानी इतना आसान है, शुरुआत में हम जो है आप लोगों को पहले नोमेनक्लेचर सिखाएंगे ऑर्गेनिक का, उसके बाद मैकेनिज्म, और उसके बाद जो है टॉपिक वाइज रिएक्शन हम लोग देखते जाएंगे। तो चलते हैं सीधा टॉपिक के तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको हैं, तो देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इसको, ठीक है। आप जानते होंगे केमिस्ट्री को मेनली, केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस केमिस्ट्री को मेनली कितने, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन, तो एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, फिजिकल में हम लोग केमिकल लॉ के रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल लॉ के रूल्स पढ़ते हैं। तो इसको हमको नहीं, इनऑर्गेनिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इनऑर्गेनिक में हम लोगों को इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और ऑर्गेनिक में किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 3 पार्ट में, एक फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, और तीसरा ऑर्गेनिक। नहीं, हम लोगों को पढ़ना कौन सा है, तो हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक। नहीं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक पढ़ना है। नहीं, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना रहता है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और ऑर्गेनिक में क्या स्टडी करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो यानी कि हम डिफाइन भी किए हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इसमें हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। क्या, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। नहीं, अब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन किसको कहते हैं, नहीं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन किसको कहते हैं, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कहने का मतलब हुआ कि कार्बन प्लस अदर एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से, नहीं, कार्बन और अदर एलिमेंट के कम्बिनेशन से जो भी कंपाउंड बनेंगे उसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। जैसे कि सिंपली अगर इसको समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 है, ठीक है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद कैल्शियम या सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं, ETC। हमने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है। ये सब कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, नहीं, ये सब कंपाउंड है, तो कैसे कंपाउंड है, तो जब ये 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशन है, कंपाउंड बनने के लिए क्या कंडीशन है, तो कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन है, नहीं, कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन है कि
टू और मोर एलिमेंट होना चाहिए, टू और मोर एलिमेंट जो कि टू और मोर एलिमेंट जो कि डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, यहीं पर हम ऐड कर देते हैं टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं, यानी कि इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तो इस एग्जाम्पल को देख करके हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में दो एलिमेंट है, कौन कौन है? तो एक कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन। तो हम कहें कंपाउंड बनने का कंडीशन क्या है? तो कंपाउंड बनने का कंडीशन है कि टू और मोर क्या होना चाहिए? डिफरेंट एलिमेंट, नहीं, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। CH4 भी कंपाउंड है? नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन टू डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें तीन एलिमेंट कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें टू डिफरेंट एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, चार डिफरेंट एलिमेंट क्या है इसमें प्रेजेंट है? नहीं, चार डिफरेंट एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन और अदर एलिमेंट के कम्बिनेशन से, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड को क्या कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, नहीं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है? तो हम तो जान गए कि CO2 एक कंपाउंड है, लेकिन ये कार्बन का कंपाउंड है कि नहीं है? नहीं, ये कार्बन का कंपाउंड है कि नहीं है? तो देखना पड़ेगा इस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये कार्बन का कंपाउंड होगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन का भी कंपाउंड होगा, ठीक है। इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये कार्बन का कंपाउंड तो है ही, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन का कंपाउंड भी होगा। उसी तरह ये कार्बन का भी कंपाउंड होगा और हाइड्रोजन का भी कंपाउंड। ये कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का होगा। पहले तो हमको पहचानना था कि कार्बन का है कि नहीं, तो कार्बन है प्रेजेंट तो कार्बन का है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी कार्बन का है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी कार्बन का है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी कार्बन का कंपाउंड है। और जो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है हम उसका भी कंपाउंड उसको कह सकते हैं। लेकिन मेनली हम लोगों को जानना था कि ये कंपाउंड सब कार्बन है कि नहीं है, तो हम पहचान गए कि सभी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट हैं। तो सभी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो सभी जो है कार्बन का क्या होगा? कंपाउंड होगा। सभी क्या होगा? कार्बन का कंपाउंड होगा। लेकिन क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होगा? नहीं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सभी का होगा तो नहीं। यहाँ पर जो है एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, उसके बाद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, यानी कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसमें किसको किसको छोड़ देना है? तो ऑक्साइड को छोड़ देना है, कार्बोनेट को छोड़ देना है और किसको छोड़ देना है? बाइकार्बोनेट को छोड़ देना है। नहीं, बाइकार्बोनेट को छोड़ देना है। इसके अलावा और भी कुछ है? नहीं, और भी कुछ है, जैसे साइनेट हुआ, नहीं, साइनेट, ठीक है, साइनेट और भी है, नहीं, लेकिन मेनली हमको यही जानना है, ठीक है, मेनली हमको यही जानना है। तो कार्बन का जो कंपाउंड होगा जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, कार्बन का जो कंपाउंड होगा जो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, नहीं, जो ऑक्साइड होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इस दोनों के नाम में ऑक्साइड लगा हुआ है, दोनों के नाम में ऑक्साइड लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। उसके बाद कार्बोनेट में चलते हैं तो CaCO3, Na2CO3, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यानी नाम में क्या लगा हुआ है? कार्बोनेट, नहीं, नाम में क्या लगा हुआ है? कार्बोनेट। तो ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होगा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होने के लिए सिंपल सा यानी कि शर्त है, सिंपल सा कंडीशन है। क्या है कंडीशन? तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होने के लिए कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। तो कंपाउंड में तो कार्बन है, नहीं, कंपाउंड में तो कार्बन है, तो कंपाउंड में कार्बन है तो ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे, ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हो जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये सब ऑक्साइड या कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या साइनेट होना
नहीं चाहिए। अगर ये सब हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन का जो कंपाउंड होगा, जो ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा या साइनेट होगा, ये सब जो है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम साइनेट ये भी जो है, यानी कि ये भी जो है साइनेट है, तो ये भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे, लेकिन ये कंपाउंड सब कार्बन होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। नहीं, कार्बन प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो देख रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। लेकिन क्या सभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो नहीं, सभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। यानी कि ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो ऑक्साइड हो, जो कार्बोनेट हो, जो बाइकार्बोनेट हो, जो साइनेट हो, ये सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। यानी एक्सेप्ट इन सभी को छोड़ करके, यानी कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है, कार्बन जितना भी कंपाउंड बनाता है, उसमें से आपको किसको किसको छांट देना है, तो ऑक्साइड को छांट देना है, कार्बोनेट को छांट देना है, बाइकार्बोनेट को छांट देना है, साइनेट को छांट देना है। मेनली यही तीन होता है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इन तीनों को छांट दीजिए तो कार्बन जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, सारा का सारा कंपाउंड क्या होगा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, और हम कंडीशन बताए हैं कंपाउंड सब कार्बन होने के लिए, क्या कंडीशन है कि उस कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। नहीं, उस कंपाउंड में कार्बन का होना जरूरी है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद नहीं, उसके बाद जो है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका फॉर्मेशन जो होता है वो मेनली कार्बन प्लस हाइड्रोजन से होता है। इसका फॉर्मेशन मेनली किससे होता है, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। इसका फॉर्मेशन मेनली किससे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। उसके बाद कार्बन जो है, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन जो है फंडामेंटल एलिमेंट होता है, फंडामेंटल एलिमेंट होता है। नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचानने का एक तरीका क्या है, नहीं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किससे बना होगा, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से। नहीं, और कार्बन जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल एलिमेंट होता है। नहीं, यानी बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ऐसे भी बिना कार्बन के कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ही क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें से 2-3 को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। 2-3 को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। नहीं, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे और क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो कहने का मतलब हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहता है। इसके अलावे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट रह सकते हैं, तो इसके अलावे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी रह सकता है, फॉस्फोरस भी रह सकता है, ऑक्सीजन भी रह सकता है, सल्फर भी रह सकता है और हेलोजन भी रह सकता है। नहीं, और हेलोजन भी रह सकता है। तो क्लियर है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा ही। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल एलिमेंट होगा, और कार्बन हाइड्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो प्रेजेंट रहता ही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट तो रहता ही है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नहीं, हेलोजन भी प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। नहीं, वो मेनली क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मेनली कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें ऑल एलिमेंट्स कंप्लीट दियर ऑक्टेट एक्सेप्ट
हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन डुएट्स बनाता है, नहीं, यानी हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए संयोजी सेल में मात्र यानी वैलेंस सेल में मात्र कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्या होते हैं? तो कोवैलेंट कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, यानी उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं सभी अपना ऑक्टेट क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, एक्सेप्ट किसको? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करता है अपना? तो डुएट। हाइड्रोजन अपना क्या कंप्लीट करता है? तो डुएट। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे हम वीडियो को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है हम लोगों को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं, नहीं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। और कौन से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? तो एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और साइनेट, नहीं, इन चारों को छोड़ करके। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन का जो ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा और साइनेट होगा, इनको छोड़ करके कार्बन के जितने भी कंपाउंड होंगे वो किस में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किससे बना होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंडामेंटल एलिमेंट क्या होता है? तो कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या क्या प्रेजेंट रहता है? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन भी प्रेजेंट रहता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? तो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, और उस कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो अपना क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट। किसको छोड़ करके? तो हाइड्रोजन को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाने पर वो स्टेबल हो जाता है, नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाने पर वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं और हम लोग जो है सो आगे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, कहानी है, उसको आप लोग देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इसको मिटाते हैं, फिर उस कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं कि क्या है कहानी। तो वो जो कहानी है वो किसका है? तो वाइटल फोर्स थ्योरी का है, नहीं, वाइटल फोर्स थ्योरी का कहानी है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? थोड़ा सा हम लोग उसको जानते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी, तो हम लोगों को क्या जानना है? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा, नहीं, बर्जीलियस के द्वारा, ठीक है, बर्जीलियस के द्वारा। कब दिया गया था? 1815 में, नहीं, 1815 में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? बर्जीलियस के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1815 में। अब इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? नहीं, इंटरेस्टिंग कहानी क्या है? तो उस कहानी की तरफ हम लोग चलते हैं कि क्या कहानी है। तो 1815 में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो कि हम लोग जाने हैं अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, क्या, यानी कि किससे मिलकर के बना होता है? मेनली तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है। तो उसके बारे में बर्जीलियस क्या बताए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल प्लांट्स और एनिमल में बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली कहाँ बनते हैं? तो प्लांट्स और एनिमल में बनते हैं। तो क्यों बनते हैं प्लांट्स और एनिमल में? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और एनिमल में इसलिए बनते हैं क्योंकि प्लांट्स और एनिमल के पास एक इनविजिबल फोर्स होता है, जिस इनविजिबल फोर्स का उपयोग करके, नहीं, इनविजिबल फोर्स का उपयोग करके प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं? तो फॉर्मेशन करते हैं, नहीं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस ने क्या कहा? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के पास कौन सा फोर्स होता है? तो प्लांट्स और एनिमल्स के पास इनविजिबल फोर्स होता है, और इस फोर्स का उपयोग करके वो क्या करते हैं? तो इस फोर्स का उपयोग करके
वो ऑर्गेनिक इस इनविजिबल फोर्स को क्या कहते हैं, तो इनविजिबल फोर्स को वाइटल फोर्स नाम दिए थे। नहीं, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी किसके द्वारा, बर्जिलियस के द्वारा। कब, 1815 में। और बर्जिलियस क्या कहे थे, तो प्लांट्स और एनिमल्स में, नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, तो इनविजिबल फोर्स होता है। उस इनविजिबल फोर्स को क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स। और इसी वाइटल फोर्स का उपयोग करके, नहीं, वो इसी वाइटल फोर्स का उपयोग करके, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो और क्या बताए थे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में, नहीं, बर्जिलियस इसके बारे में और इंटरेस्टिंग बात क्या बताए थे उसको भी हम लोग देखते हैं। तो बताए थे कि चूंकि ये इनविजिबल फोर्स किस में पाया जाता है, तो प्लांट्स और एनिमल्स में। किस में पाया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। तो इस इनविजिबल फोर्स को लेबोरेटरी में, नहीं, इस इनविजिबल फोर्स को लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकते, नहीं, इनविजिबल फोर्स को लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकते हैं। इसी कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है लेबोरेटरी में संभव नहीं है, नहीं, लेबोरेटरी में संभव नहीं है। और इस इनविजिबल फोर्स का नाम क्या दिए थे, वाइटल फोर्स। इस इनविजिबल फोर्स का नाम क्या दिए थे, वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, समझ में आ गया होगा। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस के द्वारा 1815 में। ये क्या कहे थे, नहीं, तो अकॉर्डिंग टू देम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव क्या, इनविजिबल फोर्स नोन एज, इनविजिबल फोर्स को नोन एज वाइटल फोर्स। और यूजेज, नहीं, वाइटल फोर्स का यूज करके किसका फॉर्मेशन होता है, तो वाइटल फोर्स का यूज करके एनिमल्स और प्लांट्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। नहीं, और इस इनविजिबल फोर्स को लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। चूँकि इस इनविजिबल फोर्स को लेबोरेटरी में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। तो ये बर्जिलियस के द्वारा दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। किसके बारे में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इस कहानी से थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि इस कहानी या इस मिथक को किसके द्वारा तोड़ा गया। तो एक होलर नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे, तो होलर नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। होलर क्या किए, अमोनियम साइनेट NH4CNO, इसका नाम क्या होता है, अमोनियम साइनेट। इसको लेबोरेटरी में ले जा करके, नहीं, होलर क्या किए, तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या था, तो उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम अमोनियम साइनेट था। उसको लेबोरेटरी में ले जा करके क्या किए, गर्म किए तो क्या इनको ऑब्टेंड हुआ, तो NH2CONH2, नहीं, NH2CONH2 और यूरिया, ठीक है, यूरिया, जो कि एक क्या था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। नहीं, जो क्या था, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। और ये क्या था, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेबोरेटरी में तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होलर ने क्या किया, बना दिया। नहीं, लेबोरेटरी में होलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया और जाकर के बर्जिलियस साहब को बोले कि आप कहे थे कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट, नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट इनविजिबल फोर्स, जिसको कि आप क्या कहे थे, वाइटल फोर्स, उस वाइटल फोर्स के कारण बनता है। हम देखिए, हम जो है क्या किए, तो लेबोरेटरी में जा कर के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए हैं जिसका नाम क्या है, यूरिया है। तो बर्जिलियस साहब जो है मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, आप एक ही ना बनाए हैं, अब नहीं ना बनेगा आपसे। नहीं, आप क्या किए हैं, तो एक ही कंपाउंड बनाए हैं, अब नहीं बनेगा। वो जब भी बनता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनविजिबल फोर्स यानी वाइटल फोर्स से ही बनता है, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब आप देखिए ट्राई करके आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है।
इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, इस कहानी के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था कोल्बे। नहीं, क्या नाम था, कोल्बे। और ये क्या बनाए, तो ये एसिटिक एसिड बनाए, CH3COOH, यानी कि लेबोरेटरी में किसका फॉर्मेशन किए, तो एसिटिक एसिड का, लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किए। तो बर्जिलियस तो मुस्कुराए थे, नहीं, बर्जिलियस मुस्कुराए थे कि आप एगो बना लिए, संजोग था कि बन गया आपसे, नहीं, संजोग था कि आपसे बन गया, अब थोड़े बनेगा। लेकिन ठीक इसके बाद जो है, ठीक इसके बाद कौन, तो वोलर क्या कहता है, कोल्बे। कोल्बे क्या किए, तो फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिए, नहीं, और उसका नाम क्या था, तो एसिटिक एसिड, यानी इसका भी फॉर्मेशन लेबोरेटरी में हो गया। उसके बाद बर्जिलियस के द्वारा दिए गए वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत ही हो गया, नहीं, क्योंकि इसके बाद बहुत ही तेज़ी से और लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा, नहीं, यानी कि पहले एक यूरिया, फिर दूसरा एसिटिक एसिड, फिर इसके बाद जो है सो धीरे धीरे लेबोरेटरी में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाने लगा। लेकिन अंत जो है कोल्बे द्वारा एसिटिक एसिड जो खोजा गया था, उसी समय वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया, नहीं, उसी समय वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया। तो होलर जो है, होलर की जो घटना हुई थी ये 1825 में, और ये कब दिए थे, तो 1815 में, और होलर की जो घटना हुई थी वो 1825 में, नहीं, 1825 में। तो कह सकते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी लगभग कितने सालों तक चला होगा, तो 10 ईयर्स तक। कितने ईयर्स तक, तो 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स के बाद जो है, यानी कि लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाने लगा, और वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हो गया, अंत हो गया, नहीं, अब वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत हो गया। तो ये जो हम लोग टॉपिक देखे हैं, वो टॉपिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कह सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, नहीं, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतिहास क्या था, उसको हम लोग क्या किए, जान गए। अब लोग जो है सो हम लोग मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, और मेन टॉपिक को हम लोग जो है सो देखेंगे कि मेन टॉपिक है क्या। तो चलते हैं, आज ही के क्लास में हम जो है सो उस टॉपिक को भी शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नोट करना होगा वो वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। तो चलते हैं फिर टॉपिक की तरफ। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं वो ऑर्गेनिक का क्या था, हिस्ट्री था। अब जो है हम लोग मेन ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। वहीं से जो है ऑर्गेनिक की मेनली शुरुआत होती है नाउ ए डेज। तो वो मेन क्या है, नहीं, वो मेन क्या है, तो उस मेन को हम लोग चलिए देखेंगे कि वो मेन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले चूँकि कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं, कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, फंडामेंटल एलिमेंट, यानी कि कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, बनेगा। तो कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। तो कार्बन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, और फिर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एक करके देखते जाएंगे, उसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ते चले जाएंगे, तो स्टडी करते चले जाएंगे। तो चलते हैं कहाँ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कार्बन का नाम नहीं सुने होंगे। अब जो है कार्बन का नाम जब आप सुने हैं तो कार्बन से किसका फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री के किस ब्रांच में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के किस ब्रांच में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो कार्बन का थोड़ा प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, C। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 6। इसका मास नंबर जो होता है, मास नंबर वो कितना होता है, 12। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है,
1s2 2s2 2p2 नहीं 2p2, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ऑर्बिट और यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ऑर्बिट। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप कार्बन का एटम बनाइएगा तो एक न्यूक्लियस दीजिएगा, ठीक है, और 2 गो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ दीजिएगा जिसको ऑर्बिट या सेल के नाम से जानते हैं। यानी इसके एटम में 2 ही ऑर्बिट या क्या होंगे, सेल होंगे, नहीं 2 ही यानी कि ऑर्बिट या क्या होंगे, सेल होंगे, और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा क्या किए हैं, इंडिकेट करती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा हम इंडिकेट कर दिए हैं, तो 2 ही होंगे। अब जो है यहाँ पर नहीं, अब जो है यहाँ पर एक मिनट, अब जो है यहाँ पर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना, तो 4th। सेकेंड ऑर्बिट इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और ये जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट है उसको कोर ऑर्बिट कह सकते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 4। उसके बाद इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, तो 4। तो इसका वैलेंसी भी कितना होगा, तो 4। इसका वैलेंसी भी कितना होगा, तो 4। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो ये कार्बन का सिंपल प्रॉपर्टी है, याद रखना है कि कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, और वैलेंसी भी कितना होता है, 4 होता है। ये जनरल प्रॉपर्टी हो गया। इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो मेन प्रॉपर्टी इसका है कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन, नहीं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होता है, तो कार्बन लिंक्ड विथ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ carbon atoms. These chains may be straight, branched and closed types. This property of carbon is कॉल्ड कैटिनेशन। तो ये तो डिफिनीशन हो गया कैटिनेशन का, कि कार्बन जो है अपने जैसे, समझना है इसको, कार्बन जो है अपने जैसे कार्बन एटम के साथ लिंक्ड होकर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स क्या करता है, बनाता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम बनाता है। क्या, यानी कि इसको इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है और इसके पास अगर कोई कार्बन आ जाए, तो दोनों कार्बन एटम अलग अलग नहीं रहेगा, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, तो बॉन्ड बना के जुड़ जाएगा। नहीं, फिर इसके नज़दीक अगर कोई कार्बन एटम आता है तो ये इसके साथ, फिर इसके नज़दीक कोई आता है तो इसके साथ, फिर इसके नज़दीक कोई आता है तो इसके साथ, फिर इसके नज़दीक कोई आता है तो इसके साथ, फिर इसके नज़दीक कोई आता है तो इसके साथ। यानी कि कार्बन के नज़दीक कार्बन आते जाएगा तो उसके साथ कार्बन क्या होगा, जुड़ते चला जाएगा। तो कैटिनेशन वास्तव में होता क्या है, तो अपने जैसे सिमिलर एटम के पास जुड़ने का जो टेंडेंसी है, सिमिलर एटम के साथ जुड़ने का जो टेंडेंसी है, नेचर है, वही टेंडेंसी या नेचर उस एलिमेंट का क्या कहलाता है, कैटिनेशन। नहीं, उसका क्या कहलाता है, कैटिनेशन। और कार्बन का पूरे पीरियोडिक टेबल में कैटिनेशन का वैल्यू सबसे अधिक होता है। नहीं, ये याद रखने वाला बात है कि कैटिनेशन पावर सबसे अधिक किसका होता है, तो कार्बन का। तो कार्बन हैज यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैटिनेशन पावर इन होल पीरियोडिक टेबल। नहीं, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैटिनेशन पावर इन होल पीरियोडिक टेबल, यानी कार्बन के पास
कैटिनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, सबसे क्या होता है? अधिक होता है। सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और ये होता क्या है? तो अपने जैसे एटम के साथ जुड़ना, नहीं, अपने जैसे एटम के साथ जुड़ना। जैसे एक कार्बन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो ये इसके साथ यहीं घूम के बॉन्ड बना लेगा। अगर एक यहाँ है तो इसके साथ, 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 फिर अगर एक यहाँ, यहाँ और यहाँ पर है तो इसके साथ। यानी कि जिधर भी कार्बन मिलेगा, कार्बन उसके साथ जुड़ करके क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। तो ऊपर वाला जो चेन है, इसको आप कौन सा चेन कह सकते हैं? तो स्ट्रेट चेन, नहीं। और सेकेंड वाले चेन को क्या कह सकते हैं? ब्रांच्ड चेन कह सकते हैं, नहीं, ब्रांच्ड चेन कह सकते हैं। हम लोग इसको समझेंगे आगे के क्लास में कि स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है, नहीं, ब्रांच चेन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कार्बन एक सीधे में जुड़ रहा है, नहीं, जुड़ रहा है, जुड़ते गया, दूगो कार्बन यहाँ मिल गया तो दोनों के साथ यहाँ जुड़ जाएगा। एक कार्बन यहाँ मिल गया, यहाँ जुड़ जाएगा। एक कार्बन यहाँ मिल गया, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये भी किसका है? ब्रांच्ड का ही एग्जाम्पल है। किसका है? ब्रांच्ड का ही एग्जाम्पल है। तो कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ, यानी कि एक का दो कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़कर, कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़कर 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 500, यानी जितना लंबा आप चेन बनाना चाहेंगे उतना लंबा वो क्या कर सकता है? चेन का फॉर्मेशन कर सकता है, नहीं, चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन जो है अपने जैसे कितने कार्बन का चेन बना सकता है? तो यानी कि जितना आप लंबा चेन ले सकते हैं उतना लंबा चेन बना सकता है, नहीं, उतना लंबा चेन बना सकता है। तो क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ये इसके साथ भी जुड़ेगा, इसके साथ भी जुड़ेगा, ये इसके साथ भी जुड़ेगा और ये इसके साथ भी जुड़ेगा। तो ये कौन सा? तो क्लोज टाइप का हो गया। मान लीजिए दूगो यहाँ है, जुड़ गया, दूगो फिर यहाँ आ गया, तो ये फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, एगो यहाँ आ गया, तो दोनों इसके साथ बॉन्ड क्या करेगा? बना लेगा, नहीं। उसी तरह मान लीजिए, यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन एक यहाँ और एक यहाँ आ गया, तो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, नहीं। तो ये किस टाइप का चेन हो गया? तो ये क्लोज टाइप का। ये किस टाइप का हो गया? तो क्लोज्ड, नहीं, क्लोज टाइप का। तो ये दोनों तो ब्रांच्ड, ये स्ट्रेट कह सकते हैं, और ये किस टाइप का हो गया? तो क्लोज टाइप का। तो कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जुड़ करके कैसा कैसा चेन बना सकता है? तो स्ट्रेट मतलब सीधा भी, ब्रांच्ड मतलब शाखा वाला भी, और क्लोज्ड मतलब चारों तरफ से बंद वाला भी। क्लोज्ड मतलब चारों तरफ से बंद वाला भी चेन क्या कर सकता है? बना सकता है। चारों तरफ से बंद वाला चेन भी बना सकता है। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जान गए कि यानी कि कैटिनेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ एटम यानी कि कैटिनेशन क्या होता है? तो सिमिलर एटम्स के साथ जुड़ने की टेंडेंसी, नहीं, टेंडेंसी ऑफ लिंकिंग ऑफ सिमिलर एटम्स, नहीं, टेंडेंसी ऑफ लिंकिंग ऑफ सिमिलर एटम्स, उसी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन हम लोग समझ गए। इसमें कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा हमको कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है। हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो समझ में आ गया होगा कि कैटिनेशन क्या होता है। तो सिमिलर एटम के साथ जुड़ने का जो टेंडेंसी होता है उसी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। यानी अपने जैसे एटम के साथ जुड़ेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? कैटिनेशन। अपने जैसे एटम के साथ जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे? कैटिनेशन। और कार्बन अपने जैसे एटम के साथ जुड़ करके क्या करता है? तो लंबा लंबा चेन बनाता है। और ये लंबा लंबा चेन किस टाइप का होता है? तो ये लंबा लंबा चेन स्ट्रेट भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है और क्लोज टाइप का भी होता है, नहीं, क्लोज टाइप का भी होता है। उसके बाद कार्बन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नहीं, कार्बन का जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? तो दूसरा में है मल्टीपुल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपुल बॉन्ड फॉर्मेशन ये क्या है? पहला तो देखें कैटिनेशन, कि कार्बन को कार्बन जैसा मिलेगा तो उसके साथ वो क्या करेगा? जुड़ जाएगा, नहीं, उसके साथ क्या करेगा? जुड़ जाएगा और जुड़ करके चेन बना देगा। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? तो मान लीजिए ये कार्बन है, इसके नज़दीक एक कार्बन आया, दोनों सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या हुआ? जुड़ गया। लेकिन ये कार्बन कहता है कि नहीं, हम सिंगल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ेंगे, हम सिंगल बॉन्ड द्वारा नहीं जुड़ेंगे, हम डबल बॉन्ड बनाएंगे। हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे।
तो ये कार्बन कहेगा चलो ठीक है बना लेते हैं डबल बॉन्ड। नहीं, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4, और उसमें कितना बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है, तो 4 बॉन्ड बनाने का कैपेबिलिटी है। यानी कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए वो कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। नहीं, वो 4 बॉन्ड बना सकता है। मान लीजिए फिर एक कार्बन आया, इसके नज़दीक एक कार्बन आया, इसके साथ फिर ये सिंगल बॉन्ड बनाया। ये कार्बन कहता है कि नहीं, हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कार्बन कहेगा चलो ठीक है ट्रिपल बॉन्ड ही क्या करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि कार्बन में पावर है। नहीं, कार्बन में क्या है, पावर है। कितना बॉन्ड बनाने का, 4 बॉन्ड बनाने का। कार्बन में पावर है कितना बॉन्ड बनाने का, 4 बॉन्ड बनाने का। कहेगा ठीक है चलो 4 बनेगा। नहीं, उसी तरह कोई कार्बन जो है आता है तो उसके साथ सिंगल बॉन्ड भी द्वारा जुड़ सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। कैसे होती है, तो आप कह सकते हैं सिंस वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, तो इसको यहाँ पर नहीं, कार्बन एटम्स इज लिंक्ड with other कार्बन एटम्स या अदर एटम्स बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन जो है सिर्फ कार्बन के साथ ही सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा। कार्बन जो है अदर एटम के साथ भी, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो कार्बन के साथ ही नहीं, अदर एटम के साथ भी सिंगल, डबल, ट्रिपल, जिस तरह का बॉन्ड वो बनाना चाहे उस तरह का बॉन्ड उसके साथ वो क्या कर सकता है, बना सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं। इस क्लास में जो ये सब बात बता रहे हैं बहुत ही बेसिक, और इसी पर पूरा ऑर्गेनिक टिका हुआ है। यानी ये ऑर्गेनिक का कह सकते हैं आधार है, बेस है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो ऑर्गेनिक समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। और हम बोले हैं कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद इसका जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो टेट्रा वैलेंसी। नहीं, ये क्या है, तो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, hence it forms 4 bonds with other atoms। नहीं, यानी कार्बन का hence it always forms 4 bonds with other atoms। कहने का मतलब हुआ कि हम कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4। तो कार्बन का वैलेंसी अगर 4 होता है तो वो जब भी बनाएगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ही। और ये बात हम शुरू में भी बता दिए हैं आप लोगों को। तो कार्बन जो है यानी कैसे अपना ऑक्टेट, तो कार्बन अदर 4 एटम के साथ जुड़े नहीं, या अदर 4 कार्बन के साथ जुड़े नहीं, जैसे भी हो वो अपना जो है सो यानी ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा और 4 गो बॉन्ड वो बनाएगा, तो बनाएगा ही नहीं, 4 गो बॉन्ड बनाएगा ही। जैसे कि ये मीथेन में हम देखें, इथेन में अगर देखें तो C डबल बॉन्ड C और H और H और H और H। इथीन में देखिए 2 गो सिंगल बॉन्ड और एगो क्या किया है, डबल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड और एक क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाया है। तो ये अपना 4 गो बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये भी अपना 4 गो बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, ये भी अपना 4 गो बॉन्ड क्या किया, कंप्लीट कर लिया। तो चूंकि इसका वैलेंसी 4 होता है तो ये हर हाल में क्या करेगा, तो 4 गो का 4 गो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, 4 गो का 4 गो बॉन्ड बनाएगा ही। तो कार्बन का 3 ही प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखे हैं। मेन प्रॉपर्टी पहला कि अपने जैसे एटम के साथ जुड़ेगा, यानी कार्बन के साथ क्या करेगा, तो कार्बन के साथ ऐड होगा
होगा और ऐड होकर के किस टाइप का, तो लॉन्ग चेन बनाएगा। क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा। नहीं, और ये लॉन्ग चेन कैसा कैसा होगा, तो स्ट्रेट होगा, ब्रांच्ड होगा और क्लोज टाइप होगा। नहीं, ये पहला प्रॉपर्टी में। सेकेंड प्रॉपर्टी में यानी कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों तरह का बॉन्ड बना सकता है। नहीं, यानी जहाँ जैसी ज़रूरत हो, सिंगल की ज़रूरत होगी सिंगल बनाएगा, डबल की ज़रूरत होगी डबल बनाएगा, ट्रिपल की ज़रूरत होगी ट्रिपल बनाएगा। और चौथा है कि कार्बन का, तीसरा है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो वो हर हाल में अपना जो है सो यानी क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और 4 गो बॉन्ड बनाएगा ही, चाहे जैसे वो बनाए। किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन वो अपना 4 गो का 4 गो बॉन्ड क्या करेगा, बनाएगा ही। तो अब जो है आगे का जो वीडियो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास, आगे का जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। रहने देते हैं यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है सो कमेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा।